हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है हीट या उष्मा। दोस्तों, इस क्लास में मैं रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज विद डिटेल्स एंड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कराने वाला हूं। दोस्तों, ये क्लास अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जूल। देखिए दोस्तों, ऊष्मा और ताप दोनों में अंतर है। अगर ताप का एसआई मात्रक पूछता है तो केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी भी होता है। ठीक है, कैलोरी भी इसी का मात्रक होता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है या उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है? तो दोस्तों, उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उष्मागतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी निकाय की कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो तरह की अभिक्रिया होती हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का एक बुरा परिचालक है? ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का एक बुरा परिचालक पूछा गया है। तो दोस्तों, ऊष्मा का एक बुरा परिचालक शीशा है, बाकी सब में ऊष्मा जो है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दो निकायों के बीच ऊर्जा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, जो दो निकाय होते हैं उसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? दोस्तों, प्लांक नियतांक की इकाई जूल सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो दोस्तों, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो जल का हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है, वह क्या होता है? तो दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? देखिए, इसके न्यून तापमान पर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम तापमान होता है तो उस पर जीवाणु और फंगस जो होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, शीतलन की दर जो होती है वो वस्तु के आसपास के वातावरण के ताप के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, और न्यूटन का शीतलन नियम के अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए एक किसी वस्तु की शीतलन दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अति शीतलन या सुपर कूलिंग है, सॉरी, ये सुपर कूलिंग किसी पदार्थ का पदार्थ को शीतल करना है, मतलब यहाँ बीच में कुछ भरना है, हमें किसी पदार्थ को शीतल करना है। तो दोस्तों, उसके हिमांक से नीचे, देखिए कोई भी वस्तु होती है वो हिमांक पर जम जाती है, और अगर हम उससे हिमांक से नीचे भी ठंडा करते हैं तो उसे सुपर कूलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस ताप पर जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? देखिए, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, और ये जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों, बादल जो है वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन पैदा किससे होती है? तो दोस्तों, अधिक जलन जो पैदा होती है वो भाप से होगी। ठीक है दोस्तों, किससे होगी? भाप से होगी, क्योंकि भाप में होती है गुप्त उष्मा। क्या होती है? भाप में गुप्त उष्मा होती है, और गुप्त उष्मा वह उष्मा की मात्रा होती है जो पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? तो दोस्तों संवहन की क्रिया जो होती है वो द्रवों और गैसों में होती है। ठीक है दोस्तों, संवहन क्या होता है? अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा का संचार। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का संचार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पारा थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों पारा थर्मामीटर गर्म होने पर पदार्थ के विस्तार के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि पारा थर्मामीटर जब गर्म हो जाता है तो वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतम ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि सबसे कम अगर तापमान हमें मापना है तो वो हम कौन से थर्मामीटर से मापेंगे? तो वो होगा अल्कोहल थर्मामीटर, क्योंकि अल्कोहल का जो हिमांक होता है वो बहुत कम होता है, -114 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस ही होता है केवल। तो इससे हम अधिकतम तापमान तो नहीं माप सकते हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान के लिए ये काफ़ी अच्छा थर्मामीटर होता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा यंत्र धातु भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उचित है? तो दोस्तों धातु भट्टी के अंदर का तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पायरोमीटर जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती है, क्यों? तो दोस्तों दो पतली कमीजों के बीच वायु की परत उष्मारोधी माध्यम का के रूप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, उष्मारोधी यानी कि दो पतली परत के बीच जो वायु होती है वो उष्मा को आर पार नहीं जाने देती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। तो दोस्तों जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो इस गुप्त ऊष्मा के कारण ही हमें वाष्प से ज़्यादा जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो दोस्तों धातु के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो ईंधन है हमारा वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्म करने पर वायु का क्या होता है? दोस्तों गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। ठीक है, क्योंकि अणु फैल जाते हैं और इसीलिए वायु का प्रसार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गर्म गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? तो दोस्तों गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बुरादे से ढकी हुई बर्फ क्यों जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो दोस्तों बुरादा क्योंकि उष्मा का क्या है, कुचालक है, इसीलिए बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है, क्योंकि वो उन हवाओं को क्या बर्फ के संपर्क में नहीं आने देता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जीरो केल्विन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों जीरो केल्विन जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और ये न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, इससे कम तापमान नहीं होता। -273 डिग्री सेल्सियस या जीरो केल्विन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? तो दोस्तों उस प्रक्रिया का नाम क्या है, वाष्पन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो दोस्तों पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है। पंखा हमारे पसीने को तेजी से वाष्पीकृत करता है। ठीक है दोस्तों, पंखा क्या करता है, हमारे पसीने को तेजी से वाष्पीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, ये 98.4 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ है तो इसलिए गलत है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या कर देते हैं, सफ़ेद कपड़े परावर्तित कर देते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के
उसके क्वथनांक के पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर जल के क्वथनांक को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, तो दोस्तों क्योंकि वे ताप के रोधक होते हैं। क्या होते हैं? ताप के रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो होता है वो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था न्यूनतम संभव तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है, 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्या? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, केल्विन में 310 केल्विन, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, तो दोस्तों वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उस इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है और डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो दोस्तों बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और दोस्तों यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों रेगुलर ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।